हेलो एवरी मेटलर्जिस्ट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार और स्टील मेकिंग सब्जेक्ट पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसका आज ये पहला लेक्चर है। और ये पूरा सारी वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मकसद होगा कि डिग्री और डिप्लोमा मेटलर्जी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में पूरी वीडियोस देना, उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। और अगर आप सारी वीडियोस को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका स्टील मेकिंग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी भी सब्जेक्ट हैं मेटलर्जी का, उसका भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ से नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टील मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टील जो है हमारे लाइफ का बहुत ही एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। हम चारों तरफ देखा जाए तो स्टील से घुरे हुए हैं। स्टील के बिना हम अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टील जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है। हर मेटल में अगर देखा जाए तो स्टील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है। और इंडिया में भी स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे मेटलर्जिस्ट जो हैं ज़्यादातर स्टील प्लांट में ही काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है मेटलर्जी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो स्टील का जो लाइफ साइकिल है, जो स्टील बनने का जो प्रोसेस है, उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है आयरन मेकिंग का। जो आयरन मेकिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फर्नेस होता है वो होता है ब्लास्ट फर्नेस, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में जो है हम पिग आयरन बनाते हैं। ठीक है, जो कि स्टील बनाने का पहला स्टेप होता है कि पिग आयरन आपको बनाना है। ये जो ब्लास्ट फर्नेस दिख रहा है, इसमें हम लोग रॉ मटेरियल जो है वो चार्ज करते हैं। पहले आयरन ओर हो गया, एज ए आयरन बियरिंग मटेरियल हम आयरन ओर चार्ज करते हैं। इसके अलावा सिंटर भी चार्ज करते हैं। फिर कोक इसमें चार्ज करते हैं, एज ए फ्यूल का काम करता है। इसके अलावा फ्लक्स है वो हम डालते हैं और नीचे से इसमें हम देते हैं हॉट ब्लास्ट। इस तरह से इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में एक रिड्यूसिंग कंडीशन जनरेट होता है और इस रिड्यूसिंग कंडीशन के कारण ही अपना जो आयरन ओर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिल जाता है पिग आयरन, जिसको हम लोग हॉट मेटल भी बोलते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि पिग आयरन हमको मिल गया है तो हमको इसको स्टील बनाने की क्या ज़रूरत है, हम पिग आयरन को सीधे यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं। तो देखिए, पिग आयरन में क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसमें 4 से 5% तक होता है कार्बन, सिलिकॉन होता है 1 से 1.5% तक, मैंगनीज होता है 0.5% तक हो सकता है। इसके अलावा सल्फ़र होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसके कारण इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ख़राब होती है। जो पिग आयरन होता है वो हाईली ब्रिटल होता है। आप इसको कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इतना ब्रिटल होता है कि इसको आप एक हथौड़े से भी अगर पीट दिए तो ये टूट सकता है, इतना ब्रिटल होता है। तो हम पिग आयरन को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इसको प्यूरीफाई, मतलब प्यूरिफिकेशन इसका करना पड़ेगा। तो ये जो स्टील मेकिंग है वो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। पूरा स्टील मेकिंग क्या है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए स्टील मेकिंग में होता क्या है। स्टील मेकिंग में हम क्या करते हैं, पिग आयरन को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि पिग आयरन में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो पिग आयरन में आपका होता है कार्बन इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में। इसके अलावा होता है सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सल्फ़र। तो ये सारी मेजर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इन सारी इम्प्योरिटीज़ को हमको हटाना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है जो हम स्टील मेकिंग में अप्लाई करते हैं वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हम क्या कर देंगे, जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसका क्या कर देंगे, हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। मतलब सारे इम्प्योरिटीज़ का रिएक्शन किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कुछ कार्बन बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही सिलिकॉन क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिलिका बना लेगा, SiO2। मैग्नीज क्या बना लेगा, मैग्नीज ऑक्साइड। फॉस्फोरस बना लेगा, P2O5, मतलब फॉस्फोरस ऑक्साइड होगा। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या होंगे, गैसेस होंगे। ये गैस बन के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जो बाकी जो ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका सिलिका SiO2, MnO मैंगनीज ऑक्साइड, P2O5 फॉस्फोरस ऑक्साइड, ये सब क्या करेंगे, इसको आपको अलग करने के लिए आपको डालना पड़ेगा फ्लक्स। मतलब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन दोगे तो ये सारे इम्प्योरिटीज़ क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे।
अब उस ऑक्साइड को आपको क्या करना है, स्लैग बनाना है, मतलब मेटल से उसको बाहर निकालना है। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो है वो बेसिक नेचर का फ्लक्स आपको यूज़ करना है, बेसिक ऑक्साइड यूज़ करना है। बेसिक ऑक्साइड में कौन कौन सा आता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और आपकी जो इम्प्योरिटी जो जनरेट हो रही है, इम्प्योरिटी जो ऑक्साइड बना रही है, जैसे SiO2 है, MnO है, P2O5 है, वो क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है ना। और हम फ्लक्स क्या डाल रहे हैं, बेसिक नेचर का। तो ये एसिड और बेस क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, स्लैग, ये बन जाएगा स्लैग। अब स्लैग जो है मेटल से हल्का होता है, इसके कारण इसके 2 लेयर बन जाते हैं, 2 लेयर बनेंगे। मेटल का लेयर नीचे होगा जो प्योर होगा मेटल, क्योंकि वहाँ से इम्प्योरिटी निकल गई, और दूसरा लेयर होगा आपका स्लैग का। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत आसान सी भाषा में आपको ये समझना है कि हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया इम्प्योरिटी को, और फ्लक्स डाल के हमने क्या कर दिया, उसको स्लैग बना दिया। तो वो मेटल से क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो होता है कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। वो उस कन्वर्टर का क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वेजल्स जैसे दिख रहा है ये कन्वर्टर है, इसको बोलते हैं LD कन्वर्टर। इसको क्या बोलेंगे, LD कन्वर्टर। यहाँ पे L और D का मतलब क्या है, L और D जो है इसका मतलब है लिंज एंड डोनाविच। ये कुछ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया करके देश है, वहाँ का 2 शहर का नाम है जहाँ पे पहली बार इसको इजाद किया गया था, मतलब बनाया गया था। तो उस 2 शहर का नाम है, इसके कारण इसका नाम पड़ गया LD कन्वर्टर। सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन जो है LD कन्वर्टर के थ्रू होता है। इसके अलावा एक और होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वहाँ से भी स्टील का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें होता है, इस कन्वर्टर में। अब देखिए पहले आप इस कन्वर्टर को समझ लेते हैं। ये कन्वर्टर एकदम सिंपल सा अगर हम देखें ना, तो हमने घर में देखा होगा लोटा, घर में लोटा यूज़ करते हैं, है ना, पानी पीने के लिए। तो ये लोटे के समान है, मान के चलो ये बड़ा सा लोटा है, एकदम स्ट्रक्चर वही होगा। ये क्या मान लो आप, एक बड़ा सा लोटा है, इसमें हमने क्या लगा दिया है, अंदर में रिफ्रैक्ट्री लगा दिया है, ताकि वो उतना टेम्परेचर सहन कर सके। हमने उस लोटे के अंदर क्या लगा दिया, उस बड़े लोटे के अंदर क्या लगा दिया, रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। और उसके लोटे के बगल में हमने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, इसको बोलते हैं टैप होल, है ना। ये बगल में क्या कर दिया हमने, एक छेद कर दिया, क्योंकि जब स्टील बन जाएगा तो हम इसको ताकि यहाँ से बाहर निकाल सकें, तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक टैप होल बना दिया। उसके अलावा जो ऊपर में आपको जो दिख रहा है वो इसका ढक्कन है। अब किसी भी चीज़ को ढकना तो पड़ेगा, तो ये उसका क्या हो गया, ऊपर का ढक्कन हो गया, है ना। और इस ढक्कन में एक चीज़ और क्या है, इधर देखो 2 रास्ते दिए हुए हैं, एक इधर और दूसरा इधर। तो एक जो ये पहला रास्ता है वो किसके लिए यूज़ होगा, वो फ्लक्स डालने के लिए यूज़ होगा। जैसे मैंने बताया ना कि स्लैग बनाने के लिए आपको क्या करना है, फ्लक्स डालना पड़ता है। तो ये रास्ता है जहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लक्स डालेंगे। और दूसरा रास्ता है इस तरफ से, ये दूसरा रास्ता क्या है, जो भी गैसेस जनरेट होंगी ऑक्सीडेशन के कारण, वो गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। अब ये जो पूरा इसका जो ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं रूफ़, ठीक है, ये उसको बोलते हैं रूफ़। छत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रूफ़ बोलते हैं। तो ये इसका जो रूफ़ होता है ना, वो पूरा वाटर कूल्ड होता है। वाटर कूल्ड मतलब इसके बाहर पूरा पानी का सर्कुलेशन होते रहता है। ये पानी क्या करता है, रूफ़ को ठंडा करके रखता है। अगर आप वाटर सर्कुलेशन नहीं करोगे, वाटर कूलिंग, तो ये रूफ़ क्या होगा, गल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और ये मूवेबल होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे आपको देखो बड़ा सा एक पाइप दिख रहा है, ये पाइप जैसा, तो ये पाइप ही है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन लेंस। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेंस, ठीक है। इस पाइप के थ्रू ही हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन पूरा प्योर होता है, 99.99% प्योर ऑक्सीजन हम यहाँ से वेरी हाई स्पीड में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और इसके अंदर होता है आपका पिग आयरन, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाइट कलर का, इसको मान लो आप पिग आयरन। पिग आयरन को हम इसमें डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन लाइन से वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, पूरा बात को स्टीयर कर देता है, मतलब पूरा हिला देता है पूरा बात को, मतलब पिग आयरन को, और अंदर तक ऑक्सीजन चला जाता है। और ये अंदर तक जाके क्या करता है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उससे रिएक्शन करता है ना। और साथ ही साथ हम फ्लक्स भी मिलाते रहते हैं,
तो इससे साथ साथ क्या है, स्लैग भी जनरेट होता है और जो गैसेस होती हैं वो भी यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। लगभग 15 से 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं। तो 15-20 मिनट में क्या होता है, लगभग पूरी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर सैम्पलिंग भी कर लेते हैं। सैंपल मतलब यहाँ से सैंपल निकाल के चेक कर लेते हैं कि जो जितनी भी इम्प्योरिटी है वो बाहर गई कि नहीं गई। तो सैंपल निकाल के चेक कर लिया जाता है। सैंपल में अगर सब कुछ सही पाया गया तो ऑक्सीडेशन रोक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको किया जाता है टैपिंग। टैपिंग मतलब क्या होता है, ये जो स्टील आपका बन के तैयार हुआ है ना, जो प्योर है, उसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टैपिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। जैसे लोटे से हमको मान लीजिए पानी डालना है, किसमें, ग्लास में डालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको टिल्ट करते हो लोटे को। वैसे ही इसमें क्या होता है, बड़ी मशीनरी है, बड़ा सा लोटा है तो कोई हाथ से तो पकड़ नहीं सकता, तो इसमें बड़ी मशीन्स होती है, वो इसको क्या करती है, टिल्ट कर देती है। टिल्ट करती है तो क्या होता है, ये जो होल है ना, इससे आपका स्टील जो है वो बाहर निकलता है। मोल्टन स्टील जो है, इसको मोल्टन स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोल्टन स्टील बाहर निकलती है और उसको हम ले लेते हैं लैडल में। लैडल भी क्या है, एक तरह से एक बर्तन ही है, मान के चलो, उसमें रिफ्रैक्टरी लगी होती है। वो लैडल में हम क्या कर लेते हैं, इसको टैपिंग कर लेते हैं मेटल को, और जो स्लैग रहता है उसको दूसरी तरफ टिल्ट करके स्लैग को किसी और लैडल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको स्टील मिला मोल्टन स्टील, वो अब आगे जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और जो स्लैग होता है वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे ये मेटल है, जो मोल्टन स्टील हमको मिला है, वो अब जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, ये भी एलडी कन्वर्टर का ही डायग्राम है। इसमें कुछ 2-3 चीज़ें नई दी गई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है ना, जो पिछले डायग्राम में नहीं दिया गया था, इसमें 2 चीज़ नई आपको दिख रही होगी। ये जो 2 पाइप यहाँ पे दिख रही है, पाइप जैसे 2 ठो, तो इसमें से तो एक पाइप क्या हो गया, ऑक्सीजन लाइन्स हो गया, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा जो पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये आपको बता रहा है सैंपल निकालने का रॉड आता है ना, इसको सब लाइन्स फॉर सैम्पलिंग कहते हैं। इससे हम सैंपल निकालते हैं। ये सैंपल निकाल करके उसको भेजा जाता है लैब में। लैब में फिर चेकिंग होता है कि उसका कंपोजिशन क्या है, फिर उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन को रोकना है और जारी रखना है, इसको पता लगाया जाता है। अब यहाँ पे दो एक और नई चीज़ क्या दी गई है, देखो नीचे में ये यहाँ पे जगह दी गई, 3 पाइप जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये बाथ एगिटेशन के लिए होता है। इससे क्या करते हैं, ये जो 3 पाइप जैसे दिख रही है ना बॉटम से, यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में जनरली आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीचे से आर्गन गैस को भेजा जाता है स्पीड से, है ना। इसका पर्पस क्या है, देखो नीचे से आप आर्गन गैस भेजोगे तो क्या होगा, ये बाथ पूरा क्या होता है, सर्कुलेट होता है, स्टीरिंग होता है। जैसे हम मान लीजिए शरबत बनाते हैं ना घर में, तो शरबत बनाने के लिए क्या, पानी लेते हैं, फिर उसमें शक्कर डालते हैं। अब शक्कर को छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो घुलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, चम्मच चलाना पड़ता है। चम्मच चलाओगे तो शक्कर घुलता है। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, ये आर्गन गैस देते हैं तो ये बात को क्या कर देता है, पूरा घुमा देता है, पूरा स्टीरिंग कर देता है। इससे क्या होता है, जो आप ऑक्सीजन ऊपर से दे रहे हैं ना, वो भी ऑक्सीजन हर जगह पे प्रॉपर रूप से पहुँचता है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन हर पूरे बाथ में सब जगह समान रूप से पहुँचना चाहिए, हर इम्प्योरिटी तक पहुंचना चाहिए, तभी तो वो ऑक्सीजन जाएगा, इम्प्योरिटी को पकड़ेगा, उसको ऑक्साइड बनाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर एजिटेशन होना चाहिए, स्टीरिंग होना चाहिए। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आर्गन गैस सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा बात क्या होता है, स्टीरिंग होता है। अब देखिए, ठीक है, इतना ही 2 चीज़ नए हैं, बाकी डायग्राम में सेम है। अब हमको मिल गया, देखो मोल्टन स्टील मिल गया, है ना। लेकिन अब ये मोल्टन स्टील अभी भी जो है तैयार नहीं है कास्टिंग के लिए। इसमें अभी हमको और 2-3 प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखिए, अभी तक जो मैंने बताया ना, जो एलडी कन्वर्टर वाला स्टेप, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टील मेकिंग। अभी तक जो मैंने बताया उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टील मेकिंग। अब वहाँ से हमको क्या मिल गया, मोल्टन मेटल। अब वो जाएगा सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी स्टील मेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी स्टील मेकिंग में हम सारी इम्प्योरिटीज़ को क्या कर दिए, निकाल दिए, है ना। कार्बन भी पूरा निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारा स्टील आता है जिसमें
लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील, तो उसमें तो कार्बन ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे ग्रेड के आपने स्टील सुने होंगे कि इसमें क्रोमियम रहता है स्टेनलेस स्टील में, किसी चीज़ में मैग्नीशियम भी रहता है, किसी में वैनेडियम भी रहता है। तो ये कब मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। और ये सब क्यों करते हैं? ये सब करते हैं ताकि हम अपने हिसाब से स्टील के अंदर प्रॉपर्टी जनरेट कर सकें। ठीक है, जैसे मुझे कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए तो मैंने क्रोमियम मिला दिया, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो मैंने टंगस्टन मिला दिया, हार्डनेस बढ़ाना है तो टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम वगैरह मिला दिया। तो ये हम एडिशन करते हैं ताकि प्रॉपर्टी में हम अपने मन मुताबिक स्टील की प्रॉपर्टी में चेंजेस ला सकें, है ना। जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं तो मसाले मिलाते हैं ना, जैसे कि नमक डालोगे तो क्या होगा, नमकीन बनेगा, ज़्यादा मिर्च डाल दिए तो वो तीखा बनेगा। तो होता है ना, एक सब्जी को हम कई अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, अलग अलग अमाउंट में मसाले डाल के। वैसे स्टील में हम अलग अलग अलॉय एडिशन करके अलग अलग प्रॉपर्टी के स्टील बना सकते हैं। तो अलॉय एडिशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अलॉय एडिशन कहाँ पे किया जाता है? सेकेंडरी स्टील मेकिंग में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि एलडी कन्वर्टर से मेटल को किस में डाल रहे हैं, उसको हम डाल रहे हैं लैडल में। ठीक है, लैडल आप सिंपल मान सकते हो, ग्लास होता है ना घर में जो ग्लास है, वैसे एक बड़ा रूप है उसका ग्लास का, बस उसके अंदर क्या लगी हुई है, रिफ्रैक्टरीज लगी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या डाल दिया था, मेटल में उसको टैप कर दिया, उसमें लैडल में हमने उसको टैपिंग कर दिया था। अब उसी लैडल को ला करके हम यहाँ रख देते हैं। ये जो आपको लैडल दिख रहा है, ये ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये जो लैडल है ना, यहाँ पे ला के रख दिए। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्यों लगा होता है, क्योंकि जब आप इसमें कोई चीज़ मिलाओगे, गर्म चीज़ में जब आप कोई ठंडी चीज़ मिलाते हो, जैसे चाय गर्म है उसमें शक्कर मिला दिए तो क्या होगा, चाय ठंडा हो जाता है। वैसे ही क्या होगा, जब आप मोल्टन मेटल में कोई मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, मेटल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मेटल ठंडा हो गया तो वहीं पे जम सकता है वो, है ना, वहीं पे लैडल के अंदर ही जम जाएगा, तो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना है। तो उसके लिए लगा होता है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, आर्क जनरेट करता है। तो इस आर्क के कारण ना ये मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जनरली कितना होता है, 1650 के आसपास होता है। 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ना। टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाएगा तो क्या होगा, मोल्टन स्टील आपका जम जाएगा, वहीं पे पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोड लगा होता है यहाँ पे। तो सेकेंडरी स्टील मेकिंग का एक पर्पस क्या हो गया, अलॉय एडिशन करते हैं। दूसरा पर्पस होता है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर एडजस्टमेंट करते हैं, केमिस्ट्री का एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और साथ ही साथ जो सल्फ़र होता है, जैसे मैंने बताया ना, पिग आयरन में सल्फ़र भी एक इम्प्योरिटी होती है। तो ये जो सल्फ़र जो होता है ना, वो प्राइमरी स्टील मेकिंग में रिमूव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में सल्फ़र कभी रिमूव नहीं हो सकता। तो जो सल्फ़र बचा है उसको हम यहीं पे रिमूव करते हैं लैडल के अंदर, ये सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। इसको लैडल फर्नेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैडल फर्नेस। तो इसमें हम मैग्नीज ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड मिला करके ना सल्फ़र को क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशन जनरेट किया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टील मेकिंग में ही ये सब अलॉय एडिशन सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है डीगैसिंग का। मतलब जितने भी गैसेस मेटल के अंदर आ गए हैं, अब देखो गैसेस कहाँ से आते हैं, गैसेस आपका आता है, आपने ऑक्सीडेशन किया तो उसमें आपने बहुत हाई स्पीड में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हमें स्टील के अंदर घुल जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, पेप्सी या कोका कोला, उसमें क्या होता है, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं क्या होता है, गैसेस जो है वो बाहर निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो उसको हमने क्या कर दिया रहता है, उसको हमने डिज़ोल्व किया रहता है। वैसे ही क्या होता है, मोल्टन स्टील में भी बहुत सारी गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया। हाँ, हवा में हमको पता है ना, हवा में लगभग 79% क्या है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया। तो ये सब गैसेस क्या हो जाती है, मोल्टन स्टील के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब अगर उसमें बहुत सारा गैसेस हुआ स्टील में और हमने उसको कास्टिंग के लिए ले गए,
तो क्या होगा, मेटल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, मेटल बहुत ख़राब क्वालिटी का बनेगा, बहुत सारे उसमें डिफेक्ट्स रहेंगे। तो आपको इन डिफेक्ट्स को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिगैसिंग, मतलब गैस को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये लैडल को ले जाके रख देते हैं वैक्यूम चैम्बर में, एक बड़ा सा रूम होता है, वहाँ पे जाके लैडल को रख देते हैं मेटल के साथ। फिर यहाँ से पाइप के थ्रू पूरा वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, पूरे हवा को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो इस रूम के अंदर क्या हो गया, पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो वैक्यूम के कारण क्या होता है, जितना भी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं ना मेटल के अंदर, वो सारी जो गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो डिगैसिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है, वो हम डिटेल में और जानेंगे जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये डिगैसिंग प्रोसेस करते हैं, है ना। अब डिगैसिंग के बाद जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है स्टील मेकिंग का, सबसे आखिरी प्रोसेस क्या है आपका, कास्टिंग। ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूस कास्टिंग का डायग्राम फोटो है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग, मतलब कंटिन्यू इसमें कास्टिंग होते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग। इससे पहले होता था इंगट कास्टिंग। इंगट कास्टिंग में क्या होता था, सिंपल सा ऐसा मोल्ड होता था, इसके अंदर मोल्टन स्टील को भर देते थे, फिर छोड़ देते थे, वो फिर बाद में ठंडा हो जाता था। जैसे घर में हम फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं ना, है ना, रहता है मोल्ड, उसमें पानी भर दिए, फ्रीजर में डाल दिए, छोड़ दिए, है ना, तो अगले दिन क्या होता है, उसमें बर्फ़ जम जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता था, इंगट कास्टिंग भी होता था। तो इंगट जो बनता था ना, वो काफ़ी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होता था, बहुत मोटा मोटा इंगट बनता था। फिर उसको रोलिंग करना पड़ता था गर्म करके, फिर बहुत हेवी बड़े बड़े रोलर्स होते थे, उसको रोल करना पड़ता था, रोल कर करके उसको छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करते थे, जिसको बिलेट ब्लूम बोला जाता था। तो बहुत पैसा खर्च हो जाता था, उसको गर्म करो फिर इसको रोलिंग करो, तो उसमें क्या होता था, पैसे बहुत लगते थे। तो उसके बाद क्या आया आपका, कंटिन्यूस कास्टिंग आया। तो कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है, एक मोल्ड होता है, उसमें कंटिन्यूसली हम ऊपर से लिक्विड मेटल चार्ज करते हैं और नीचे से कंटिन्यूसली वो सॉलिडिफाई होके क्या होता है, बाहर निकलता है। कंटिन्यूसली आप ऊपर से लिक्विड मेटल दे रहे हो, नीचे से सॉलिडिफाई होके वो बाहर निकल रहे हैं आपका क्या, मोल्टन मेटल। ये कंटिन्यूस होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस कास्टिंग बोलते हैं। तो कंटिन्यूस कास्टिंग से हम बिलेट ब्लूम स्लैब ये सब बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका खर्चा बच गया, पहले इंगट बनाते थे, फिर उसको रोलिंग करके बिलेट ब्लूम बनाते थे। अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, डायरेक्टली बिलेट और ब्लूम बना दिया, है ना। अब देखिए बिलेट ब्लूम क्या होता है, स्लैब क्या होता है, आपको हर चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। बट आप ये जान लीजिए कंटिन्यूस कास्टिंग के बारे में कि कंटिन्यूसली इसमें कास्टिंग होते रहता है। थोड़ा सा इस डायग्राम में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ना दो ठो, ये है मोल्ड, ठीक है, मोल्ड है, और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है टंडिश, इसको बोलते हैं टंडिश। और इसके ऊपर क्या है, ये होता है आपका लैडल, ठीक है। इसी लैडल में आपका मेटल था, है ना। याद करो, एलडी कन्वर्टर से हमने किस में टाइपिंग किया था, इसी लैडल में टाइपिंग किया था। फिर इसी लैडल से हमने इसको सेकेंडरी स्टील मेकिंग में भेजा था, फिर हमने डिगैसिंग किया था, फिर हमने ला के यहाँ पे रख दिया उसको। ये इसको बोलते हैं टरेट। ये जो यहाँ जहाँ पे रखे हैं ना, इसको बोलते हैं टरेट। यहाँ पे देखो दो लैडल रखा हुआ, एक और दूसरा, एक मेटल सप्लाई कर रहा है और दूसरा क्या है, रिजर्व में रखा हुआ है। जैसे ही ये वाला ख़त्म होगा ना, इस लैडल से मेटल ख़त्म होगा, इसको घुमा के क्या कर लेंगे, इस वाले लैडल को यहाँ पे ला देंगे। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस मेटल सप्लाई बनी रहती है, बीच में इंटरप्शन नहीं होता है। तो ये जो लैडल है ना, इससे मेटल कहाँ जा रहा है, ये टंडिश में जा रहा है। ये टंडिश एक छोटा सा रिजर्वायर जैसा है, ये टंडिश में जा रहा है। टंडिश के बाद ये किस में जा रहा है, ये मोल्ड में जा रहा है। मोल्ड के बाद देखो जैसे यहाँ से निकल रहा है, ये सॉलिडिफाई होकर निकल रहा है नीचे से ऐसे है, ठीक है, ये सॉलिडिफाई होकर निकल रहा है। फिर यहाँ पे जाके इसको क्या कर लिया जा रहा है, कट कर लिया जा रहा है प्रॉपर साइज़ में। तो कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली मेटल सप्लाई होते रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको दो लैडल दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कंटिन्यूस कास्टिंग में भी बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारी चीज़ें जानने को है। हम एक एक चीज़ बारीकी से, एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे, आगे की वीडियोज़ में सब कुछ जानेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे बना लिया, कास्टिंग करके अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये होता है स्टील मेकिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप, है ना। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
पहला क्या होता है, आयरन मेकिंग से पूरा शुरू होता है। अब आयरन मेकिंग जो है अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, इसका मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से। आप इतना जान लो, आयरन मेकिंग में ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिलता है पिग आयरन। पिग आयरन कहाँ जाता है, आपका ये जो पिग आयरन है आपका देख लेते हैं एक बार और। आपका जो पिग आयरन है वो मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है। पिग आयरन को हॉट मेटल भी बोलते हैं। तो पिग आयरन में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है भाई बहुत सारी, जिसके कारण वो ब्रिटल होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो प्यूरीफाई कहाँ करोगे, एलडी कन्वर्टर में करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई स्पीड में ऑक्सीजन देते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और इस ऑक्साइड में फ्लक्स डाल के हम उसको स्लैग बना लेते हैं। और कुछ ऑक्साइड क्या होती है, गैस बन के बाहर निकल जाती है। उसके बाद हम टाइपिंग कर लेते हैं लैडल में, फिर ये जाता है सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलॉय एडिशन करते हैं, उसके अलावा सल्फ़र रिमूव करते हैं, उसके अलावा टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, फिर उसको डीगैसिंग कर देते हैं। डीगैसिंग के बाद वो कहाँ जाता है, कंटिन्यूस कास्टिंग यूनिट में जाता है, जहाँ पे हम उसको अपने हिसाब से जो हमको प्रोडक्ट चाहिए, बिलेट, ब्लूम या स्लैब, उसमें कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा और आगे आ जाइए, ये है आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसको इलेक्ट्रिक आर्क स्टील मेकिंग भी बोलते हैं। इसमें देखिए एक दो स्टेप आपको मैंने बताया, एक बताया मैंने एलडी कन्वर्टर, दूसरा ये क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अब देखो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए एलडी कन्वर्टर जो था ना, वहाँ पे हमने एज ए फ्यूल कुछ इस्तेमाल नहीं किया था, है ना। एलडी कन्वर्टर मैंने बताया था क्या कि हम कुछ फ्यूल डालते हैं, कुछ कोयला डालते हैं या कुछ ऑयल डालते हैं, कुछ नहीं डालते ना। वहाँ पे जो हीट है वो रिएक्शन से जनरेट होता है। वहाँ पे जैसे जो इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना, जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सिलिका बनता है, मैग्नीज़ क्या बन जाता है, मैग्नीज़ ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो जितना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण जो है हीट जनरेट होता है। तो वहाँ पे हमको कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रिएक्शन से इतना हीट मिल जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है आपका टेम्परेचर वो अटेंड हो जाता है, ठीक है। तो एलडी कन्वर्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे आपको चाहिए मोल्टन पिग आयरन। आपको क्या चाहिए, मोल्टन पिग आयरन। पिग आयरन रहेगा तभी वो काम कर पाएगा एलडी कन्वर्टर। अगर आपके पास पिग आयरन नहीं है तो फिर क्या करोगे, है ना। तो एलडी कन्वर्टर में क्या होता है, एलडी कन्वर्टर में आपको 80% पिग आयरन चार्ज करना पड़ता है और 20% तक आप क्या चार्ज कर सकते हो, स्क्रैप चार्ज कर सकते हो। स्क्रैप या फिर DRI, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, आप उसमें चार्ज कर सकते हो। तो लिमिट क्या हो गई, 20% की लिमिट हो गई। 20% से ज़्यादा आप सॉलिड चार्ज वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है भाई जिसके पास बहुत सारा स्क्रैप है या बहुत सारा DRI वो जनरेट करता है, 20% से ज़्यादा वो DRI जनरेट कर रहा है। आपको ऐसा फर्नेस चाहिए जिसमें आपको 20% से ज़्यादा सॉलिड को चार्ज करना है, तो वहाँ पे काम आता है आपका ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप सॉलिड कितना चार्ज करो, आप पूरा 100% भी सॉलिड आप चार्ज कर सकते हो, है ना। तो कई प्लांट के पास ऐसा होता है कि इसके पास पिग आयरन भी है, मतलब ब्लास्ट फर्नेस भी है, DRI भी है। तो वो क्या करता है, उसके पास मान लीजिए आधा है, 50% है, तो भी यूज़ कर सकता है। या मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास ब्लास्ट फर्नेस है ही नहीं, उसके पास केवल स्क्रैप है या DRI है, तो भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, आर्क जनरेट करता है। तो आर्क जनरेट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप सॉलिड चार्ज करोगे ना वो पूरा मेल्ट हो जाता है। जैसे आपने वेल्डिंग देखा होगा ना, वेल्डिंग करते हुए वेल्डर लोग को कैसे करता है, वो आर्क जनरेट करके मेटल को गला देता है और वो चिपक जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आर्क जनरेट होने से जितना भी जो सॉलिड चार्ज होता है ना वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे वैसे ही एलडी कन्वर्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपने आप क्या करता था, रिएक्शन से हीट जनरेट करता था। लेकिन यहाँ पे एक
एक एडिशनल ये है कि आप इलेक्ट्रिक आर्क से भी आप हीट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे इधर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, आपका जो भी इम्प्योरिटीज़ होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें भी फ्लक्स डालेंगे, फिर स्लैग बनेगा, प्रोसेस सेम होगा। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आर्किंग करते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना तो 63% जो है स्टील का जो प्रोडक्शन होता है ना वो एलडी कन्वर्टर से होता है। एलडी कन्वर्टर का देखो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग या बेसिक फर्नेस, ये सब भी बोलते हैं। तो एलडी कन्वर्टर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस भी बोल देते हैं, बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग भी बोल देते हैं, या बेसिक फर्नेस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक जो स्लैग बनता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, और हम वहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, इसलिए एलडी कन्वर्टर प्रोसेस को बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग भी बोल देते हैं। तो 63% तक जो स्टील का प्रोडक्शन है ना पूरे वर्ल्ड में वो एलडी कन्वर्टर से होता है, और 34% जो होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से होता है ना, और 3% कुछ अदर रूट से होता है, जैसे इंडक्शन फर्नेस वगैरह है उससे 3% तक होता है। तो यहाँ पे थ्योरी में यही सारे कुछ दिया हुआ है। ये एलडी कन्वर्टर का सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा स्टील का बना हुआ है, अंदर में रिफ्रैक्टरीज लगी हुई है, मेटल यहाँ पे पिघल यहाँ पे हमने चार्ज किया है, और यहाँ पे ये सब मैकेनिज़्म दिया गया है। ये टिल्टिंग मैकेनिज़्म होता है, इसको टिल्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो ये ऊपर में ये होल दिया गया है, एच होल, ये है टैप होल, यहीं से मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा जो एसएमएस शॉप होता है ना, स्टील मेल्टिंग शॉप, उसका मतलब ये पूरा एक डिज़ाइन दिया गया है फ्लोर का, है ना। यहाँ पे देखो ये जो एरिया छोटा सा ना, इधर इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे इस एरिया में आपको दिख रहा होगा, ये है आपका एलडी कन्वर्टर छोटा सा। ठीक है, इसी को चलाने के लिए हमको इतना बड़ा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बहुत सारी स्ट्रक्चर है। इसमें आपका ऑक्सीजन का वो भी होगा, ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन आएगा उसका स्टोरेज करना पड़ेगा। फिर जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स के लिए भी ऊपर में हॉपर बने होते हैं, बीन्स बने होते हैं, जहाँ पे फ्लक्स क्या होता है स्टोर होता है। फिर जो फ्यूम्स जो निकलता है यहाँ से, उस फ्यूम को भी कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ऊपर में बहुत सारी क्रेन लगी होती है, क्रेन जो कि पिग आयरन को लाने के लिए उसमें डालने का काम करता है। तो ये पूरा एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है स्टील मेल्टिंग शॉप का। ओके, तो यही तक था ये फर्स्ट लेक्चर। जो भी मैंने पढ़ाया एक केवल और केवल वो क्या है, ओवरव्यू है। हम एक एक चीज़ों को डिटेल से, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो मैं मेटलर्जी के बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। ओके, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।